आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात अजीम इत्तेहाद यानी कि महागठबंधन की। क्या अजीम इत्तेहाद मायाजाल में फंस करके इस वक्त बेहाल है? क्योंकि 2019 से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन भले ही रोज नई हिकमत अमली पर काम कर रहा हो, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती ने 2019 के लिए अजीम इत्तेहाद की इन कोशिशों को बड़े जोर का झटका दे दिया है। झटका ऐसा जिसने अजीम इत्तेहाद की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। ऐसे में सवाल यह पूछा जाने लगा है कि क्या अजीम इत्तेहाद ने पीएम मोदी को 2019 के लिए वॉकओवर दे दिया है? मायावती ने कांग्रेस पर घमंडी होने और चालबाजी करने के साथ साथ कई इल्जाम लगाए। मायावती ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस का मूड बीजेपी को हराने का है ही नहीं, वो तो अजीम इत्तेहाद के बहाने बीएसपी जैसी अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनको खत्म करना चाहती है। उधर कुछ दिन पहले अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि अजीम इत्तेहाद बनाना है तो कांग्रेस को ही अपना दिल बड़ा रखना होगा। मायावती के इस बयान से भले ही अपोजिशन परेशान हो, लेकिन लगातार मजम्मत का शिकार हो रही बीजेपी सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि मामला यूपी का है। फिलहाल बयान का क्या असर हो सकता है, इसके क्या क्या मायने हैं, महागठबंधन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, साथ ही माया के ताजा हमले से जो सवाल पैदा हो गया है कि क्या हाथी हाथ से निकल गया है तो फिर बाकी के साथी कहां से आएंगे, मौजू पर हर पहलू पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खुसूसी पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक खुसूसी रिपोर्ट आप दिखाते हैं, उसके बाद होगी बातचीत की शुरुआत। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सदर मायावती ने बुध को ऐलान किया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ किसी तरह का इत्तेहाद नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने इस बात पर सस्पेंस कायम रखा कि आखिर बीएसपी लोकसभा इलेक्शन 2019 में कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं, मगर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इन दो इंतखाबी रियासतों में इलाकाई पार्टियों से वो एका कर सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से किसी कीमत पर नहीं। मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और दोनों रियासतों में इत्तेहाद न होने के पीछे कांग्रेस और उनके लीडरान को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस पार्टी का ये निजी स्वार्थी वरिष्ठ नेता जो बीजेपी का जबरदस्त एजेंट भी है, आज वह एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी पार्टी का बीएसपी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होने देने को लेकर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर ये बयान दे रहा है या देता है कि मायावती जी पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा दबाव है और वह इनको सीबीआई व ईडी आदि का डर दिखाकर बीएसपी व कांग्रेस पार्टी का किसी भी कीमत पर यह चुनावी गठबंधन नहीं होने देना चाहती है। यह आज उन्होंने एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू में कहा, जो पूरे तौर से असत्य, निराधार व तथ्यहीन है। जबकि वास्तव में सही बात तो यह है कि इनकी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की आड़ में बीएसपी को ही खत्म करना चाहती है। मायावती कांग्रेस के खिलाफ हमलावर दिखी हूँ, लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए इत्तेहाद के दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं किया है, इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी कि बीएसपी और कांग्रेस में मुस्तकबिल में इत्तेहाद नहीं हो सकता। हालांकि मायावती के इस बयान से अजीम इत्तेहाद के लिए कुछ परेशानियां जरूर पैदा हो गई हैं। मायावती के निशाने पर खास तौर पर दिग्विजय सिंह रहे, लेकिन दिग्गी राजा अभी भी अपने सीबीआई और ईडी वाले बयान पर कायम हैं। कोई पलटी नहीं मारी है। गठबंधन तो हम देश के लिए करेंगे ना, कि राज्य सरकार के लिए करेंगे। गठबंधन होता है तो हमेशा चुनाव के आसपास ही होता है, पहले नहीं होता है। मैं आपको 77 में ले जाता हूं। जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव के 1.5-2 महीने पहले हुआ था, तो इसलिए गठबंधन हमारा होगा, निश्चित तौर पे होगा। और सभी राजनीतिक पार्टी आज इस बात को महसूस करती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को दूसरा टर्म देना मतलब देश के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है। गठबंधन सही समय पर सही वक्त पर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद को लेकर बात बन जाएगी और बीएसपी अजीम इत्तेहाद का हिस्सा होगी। एमपी कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने कहा कि बीएसपी का नजरिया भी
बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का है। ऐसे में इत्तेहाद की कोशिश जारी रहेगी। हम सबके साथ बात कर रहे हैं, सबके साथ बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वोट के बिखराव और वोट के विभाजन से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुए। गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, सबसे गुंजाइश रहती है। अजीम इत्तेहाद में आ रही टूट फूट की खबरों से जहां कांग्रेस परेशान दिख रही है, तो वहीं बीजेपी इससे काफी खुश नजर आ रही है। बीजेपी लीडर और यूपी सरकार में वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे ही, दूसरों को भी ले डूबेंगे। जबकि अपोजिशन मायावती को याद दिला रहा है कि 2019 में मोदी को हराने का आखिरी मौका है और मायावती को अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। बयानवीर श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। राजनीतिक समझ रखने वाला कोई भी दल उस डूबते हुए जहाज की सवारी नहीं करेगा। और राहुल जी का तो एक मानना यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जिनको डूबना है वो कांग्रेस के डूबते जहाज की सवारी कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा राजनीतिक समझ है वो कोई ना कोई बहाना लगाकर उस डूबते जहाज से किनारा लोग कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। कांग्रेस को जनता ने पहले नकारा, और राहुल जी की जो महत्वाकांक्षा है, अति महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, उन सपनों को सबसे पहले चकनाचूर तो कांग्रेस को लोगों ने ही किया। और अब जो तथाकथित जो उनके सहयोगी दल थे वो भी एक एक करके उनसे किनारा कर रहे हैं। किसानों की तहरीक और सवर्ण तबके की नाराजगी से परेशान बीजेपी ने बीएसपी के इस नए रुख से राहत की सांस जरूर ली है। बीएसपी के कांग्रेस के साथ असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद न करने के कई बहाने हैं और बीजेपी उसे वसी तौर पर भी देख रही है। बीजेपी के लिए सबसे अहम यूपी है, जहां उसे कई तंजीमों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीएसपी का ये रुख उसके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आया है। यूपी में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी में अजीम इत्तेहाद की कोशिश चल रही है, लेकिन मायावती का यह बयान अजीम इत्तेहाद के इम्कानात को बड़ा झटका और बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। लेकिन हमें इन सब के बीच ये गौर करना जरूरी है कि मायावती ने 2019 के लिए एक गुंजाइश छोड़ रखी है। 2019 को लेकर के उन्होंने अपनी जो भी अपना स्टैंड होगा या जो भी हिकमत अमली बीएसपी अपनाएगी उसको साफ नहीं किया है। जो भी बातें की हैं या अजीम इत्तेहाद को जो भी बड़ा झटका मायावती ने दिया है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन रियासतों में इलेक्शन को लेकर के दिया है। तो क्या सिर्फ अभी के वक्त में अपना जो पॉलिटिकल मफाद है उसको साधने के लिए या फिर अपनी पॉलिटिकल जमीन इन रियासतों में फैलाने के लिए, बनाने के लिए ही ये बात कही गई है? और जैसे ही इन रियासतों के इलेक्शन खत्म होंगे 2019 में एक बार फिर से कुछ नई कवायद देखने को मिलेगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हम सभी पहलुओं को जरा टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान हैं। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं महेश वर्मा जी, तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अंसारी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीएसपी से लीडर नईम अब्बास साहब हैं, तो समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजकुमार भाटी जी हैं, और हमारे साथ इन सबके बीच मौजूद हैं दलित थिंकर प्रोफेसर देवराज सिंह जी भी। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और शकील अंसारी साहब, मैं आपसे ही पहले शुरुआत करना चाह रहा हूं कि अजीम इत्तेहाद की बात हम सभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां जो हैं क्या करेंगी आने वाले वक्त में, लेकिन अभी जो फाइनल स्टैंड नजर आ रहा है मायावती का फिल वक्त, उसको कितना बड़ा झटका समझ रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अजीम इत्तेहाद किस बात के लिए है? वो है पार्लियामेंट के चुनाव के लिए। वो स्टेट्स में अजीम इत्तेहाद तो कहीं बन नहीं सकता है। कई जगह बनेगा, कई जगह नहीं भी बनेगा। चूंकि आप एक मिसाल के लिए लीजिए वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लेफ्ट भी है, वहां तृणमूल कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है। तो अब सवाल यह है कि कोई कंप्लीट अलायंस तो होगा नहीं, कहीं तो कहीं अपनों से के बीच में ही है। केरल में चले जाइए तो उसी तरह से अपने लोगों के बीच में ही लड़ाई होनी है।
चूंकि अजीम इत्तेहाद पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी के जो कार्यकाल, ये वक्त जो गुजर रहा है, जिसको हम समझते हैं हिंदुस्तान के लिए बहुत ही नाजुक दौर गुजर रहा है, और जिस तरह जनता परेशान हाल हैं, उनको दोबारा नहीं देना है सत्ता बीजेपी को, तो सारी पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उस वक्त कि वो अजीम इत्तेहाद में आए। अभी जो झटका जो आप कह रहे हैं, हो सकता है ये झटका भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि हर पार्टियां, मैंने जैसे कहा कि वो चाहती हैं अपनी पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ाना, ताकि एक जमाने में बीएसपी कई जगह कई राज्यों में थी, फिर सुकर गई कि अब यूपी में भी उनकी एक पार्लियामेंट सीट नहीं है। तो अब सवाल है कि हर पार्टियां अपने बढ़ाने के लिए, तो एडजस्टमेंट में तो सीटों का महत्व है। अब कभी कभी कुछ तो जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए कि एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। कभी कभी कई बात हिडन भी होती है। अब हिडन बातें क्या हैं ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो सीटें बीएसपी चाहती है उससे वहां इत्तेहाद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन सब के बीच जो सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाना बनाया है मायावती ने कि वो बीएसपी को खत्म करना चाहती है, वो अकेले दम पर बीजेपी को नहीं हरा सकती है, इसके अलावा दिग्विजय सिंह के किरदार को भी उन्होंने जो अंडरलाइन किया है, इस पर क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए सवाल पैदा होता है कि वहां लीडरशिप जो है, कमलनाथ को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है द प्रेसिडेंट, ठीक है, वहां पर और लोग मौजूद हैं, लीडर हर जगह हैं, दिग्विजय सिंह भी एक लीडर हैं, तो कोई अलायंस की बात सिर्फ दिग्विजय सिंह तो नहीं कर रहे थे, वो तो दिल्ली से भी मॉनिटरिंग हो रहा था। सर इल्जाम तो वही लगा रही है ना कि वो उन्हीं की वजह से अलायंस नहीं कर रही हूं। कोई बात नहीं है, उनकी इल्जाम लगाना चाहिए, और आपसी झगड़े कुछ कहेंगे नहीं, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? दिग्विजय सिंह की वजह से क्या ये इत्तेहाद टूट गया? नहीं, आपसी झगड़े जब होते हैं, घर के झगड़े होते हैं, तो बहुत सी बातों का जवाब देना कोई लाजिम नहीं होता है। चलिए आप घर में ही सुलझाएंगे। नहीं मैं बात साहब, घर का झगड़ा है, तो जब घर का झगड़ा था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पब्लिक डोमेन पे क्यों लाया गया? घर में ही सुलझाते ना। क्या आप, या तो फिर आपकी नजर में यह घर का झगड़ा है ही नहीं और मुल्क के अवाम के सामने लाना जरूरी था, इसीलिए मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची? सऊद भाई देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं मैं। इससे पहले जो है गुजरात का जब चुनाव हुआ तो गुजरात में भी गठबंधन की बात कही गई थी, और गुजरात चुनाव कांग्रेस किस लिए हार गई कि गठबंधन नहीं हो पाया था बीएसपी से। और उसके बाद चुनाव आया आपका कर्नाटका चुनाव में भी अगर हम लोग अलग लड़े जेडीएस के साथ होकर के, तो कुछ कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने गलत कैंपेनिंग करी और उन्होंने पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि जेडीएस और बीएसपी जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई चीजें देखते हुए अब जैसे ये मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश में भी बात बहुत हद तक चली गई थी, लेकिन बीच में जैसे दिग्विजय सिंह ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया। दिग्विजय सिंह का जैसे बयान है वो बहुत शर्मनाक बयान है कि वो डर की वजह से अलायंस नहीं हो पा रहा, कि अगर आपको अलायंस करना है तो आपको झुकना भी पड़ेगा, आपको बड़ा दिल भी करना पड़ेगा। अगर कोई चीज मतभेद है तो बैठ के वो सुलटाया भी जा सकता था, लेकिन नहीं सुलटाया गया। दिग्विजय सिंह का बयान आ गया इससे पहले ही। दिग्विजय सिंह ने बयान जो दिया, आपने सुना है, सबने सुना है किस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं बहन जी के बारे में, बहन जी किसी से डरने वाली नहीं है। इन सब के बीच में जल्दी से ये भी समझ लूं कि मायावती जी ने तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अजीत जोगी के साथ मंच साझा करना, उनके साथ जाना, उनकी हिमायत करना, वो तो पहले ही कर चुकी थी। तो एक मैसेज साफ हो गया था छत्तीसगढ़ को देखे तो वही बात तो मध्य प्रदेश में भी शायद दोहराती हो, और यही दिख रहा है। नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ का तो पहले ही कंफर्म हो गया था। छत्तीसगढ़ में तो कहीं भी बात नहीं हो रही थी कि कांग्रेस से कोई गठबंधन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी बहन जी डिक्लेयर कर चुकी हैं कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी। नहीं, बात जब महागठबंधन की होती है ना सर, तो ऐसा नजर आता है कि पूरे मुल्क में एक साथ, चाहे वो रियासत की हो चाहे ना हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, सब जगह देखिए ये विधानसभा का अलग आंकड़ा, ऐसा परसेप्शन बन रहा है। देखिए सऊद भाई, विधानसभा का अलग आंकड़ा होता है और ये देखना पड़ता है कि हमें कहां जाने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। शकील अंसारी साहब की बात भी, जो बात अभी वो कह रहे थे वही बात आप कह रहे हैं कि रियासतों में अलग हालात होते हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, क्या आप भी इसको एक झटका नहीं मानते हैं? क्योंकि शकील अंसारी साहब कह रहे हैं कि हो सकता है झटका हो, लेकिन बहुत ज्यादा है नहीं, रियासत का मामला है। या फिर आप भी देखते हैं कि अजीम इत्तेहाद जो 2019 में जनरल इलेक्शन के लिए होगा, उसको कहीं ना कहीं ये जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा मुतासिर करेंगी? मैं इसे झटका इसलिए नहीं मानता कि अगर हम गठबंधन की राजनीति को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें गठबंधन का इतिहास देखना चाहिए। 1952 में जब पहले चुनाव देश में हुए, उसी समय से कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक छत्र राज था, कांग्रेस का एक बड़ी ताकत थी, उसके खिलाफ गठबंधन बनाने के प्रयास शुरू हुए।
और 67 में पहली बार संविध सरकारें बनी कई स्टेट में संयुक्त विधायक दल की, वो एक गठबंधन की कामयाबी थी। उसके बाद 77 में गठबंधन को कामयाबी मिली, 89 में कामयाबी मिली, और पीछे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 3 टर्म थे उनके, एक 13 दिन का, एक 13 महीने का और एक 5 साल का, तीनों टर्म गठबंधन के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल कांग्रेस सरकार चलाई, गठबंधन में चलाई। नरेंद्र मोदी भी अब जो सरकार चला रहे हैं 47 पार्टियों का गठबंधन है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप इतिहास उठा के देखें, जब भी गठबंधन बनते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो पार्टियों के बीच में तूतू में सौदेबाजी, कहासुनी, उठापटक, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो होती है और फिर गठबंधन भी होता है। एक दो पार्टी छोड़ जाएगी, एक दो पार्टी इधर उधर हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन दो पार्टी की बात नहीं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात है। जो फॉर्मूला कैराना में अपनाया गया, फूलपुर गोरखपुर में अपनाया गया, क्या आपको लगता है कि अगर वो फॉर्मूला अगर आने वाले वक्त में नहीं अपनाया गया तो फिर अपोजिशन को कोई स्टैंड मिलेगा या फिर कोई बढ़त अच्छी मिल पाएगी? एक तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, और कोई पार्टी साथ आएगी नहीं आएगी ये भविष्य की बात है। कांग्रेस को आप अलग कर रहे हैं, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, नईम साहब और शकील साहब, जल्दी से दूसरी बात और जोड़ दूं मैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं और एक सीधे तौर पर भविष्यवाणी, एक सेंटेंस के बिना मेरी बात पूरी नहीं होती। और हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो और बाकी पार्टियां भी शामिल हो, एक सफल गठबंधन बने और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी जाए। अगर आप और वो तो जा रहे हैं, मैं नईम साहब से पहले ले लूं, फिर शकील साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। नईम साहब, आप दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई वाली बात नहीं है, और बिल्कुल 100% कांग्रेस होगी उसमें, जैसे फूलपुर और कैराना में और नूरपुर में हराया है, इसी तरीके से आप देखें ना। बिल्कुल, देखिए वो बात की बात है, लेकिन अभी तो कांग्रेस, ठीक है शकील साहब, कांग्रेस होगी या नहीं होगी, पशुपेश क्यों? देखिए सवाल है, एक स्टेट में कोई दो पार्टियों के गठबंधन से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। अभी तो ये अगर खुशफहमी में कुछ है लोग, तो ये नहीं, इसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, और कांग्रेस का दिल बड़ा है, आने की जिम्मेदारी आपकी है, आना नहीं पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। यस, आप ये जो बहन जी ने कहा है, आप अहंकार की भाषा ना बोलें, आपकी आप बात ये ना कहें कि आना पड़ेगा, आपको आने वालों की मजबूरी नहीं है, आपको लाना पड़ेगा। आपकी बात से पूरी तरह सहमति है, लफ्जों के फेर में मत जाइए। बात तो ये है कि यूनिटी हो, ये लफ्ज़ी तो है, ये लफ्ज़ी तो है, लफ्ज़ों के फेर में और यूनिटी के बिना हम बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। जो टारगेट आपका भी है, हमारा भी है कि बीजेपी को रोकें, उसके लिए यूनिटी होनी जरूरी है, आवश्यक। बड़ी दिलचस्प तस्वीर अभी नजर आ रही थी स्क्रीन पर कि एक विंडो में आप 4 कटे हुए थे, और आमतौर पर बाज मर्तबा तमाम मुद्दों पर तीनों ही लोग बीजेपी पर यानी कि आप पर हमलावर होते हैं। आज एक दूसरे में ही थे और आप बड़े खामोशी से देख रहे थे तमाशा, क्या कहेंगे? तमाशा नहीं देख रहा था सब, मुझे ये लग रहा है प्यार से सलाह मशवरा कर रहे थे आप। सर वो प्यार मोहब्बत जो है वो नाजरीन देख रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत आप लोगों का बना रहे, हम भी यही चाहते हैं, और शायद महेश जी भी ये चाहते होंगे। आज बहन मायावती जी का जो बयान था, उस बयान को सुनने के बाद अब उनके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों बोल रहे हैं इस तरह की, क्या बात, इस तरह से बात करने की। उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि वो स्टेट की बात है और ये नहीं, जनरल इलेक्शन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। वो विधानसभा को लेकर के नहीं, विधानसभा की बात हो रही है, एक बात, दो स्टेट्स की बात। इतना ही नहीं कहा, इतने पे नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने उनको अपमानित किया है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष में, ठीक, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह, परिप्रेक्ष कुछ नहीं होता है, अगर किसी आदमी का आप नाम ले कर रही है, वो सब क्लियर कर रही, कहते हैं पूरे रिएक्शन ले लूं पहले। महेश जी देखिए, तस्वीर बदल गई सर, तस्वीर बदल गई। यही बात है कि देखिए वक्त वक्त पर चीजें बदल जाती हैं। अभी तीनों लोग आपस में कर रहे थे, जैसे ही आप बोले फिर आपके साथी हैं, आपके अगेंस्ट ही हैं। हाँ, ये आप समझ लीजिए कि बिल्कुल मामला कुछ भी होगा, ये तीनों का हमला आपको ही झेलना पड़ेगा। आज जो है बहन मायावती जी ने एक तीर से सिर्फ 2 शिकार नहीं किए, 3 शिकार किए। आपको समझना पड़ेगा ये बात। आप भी तो उसमें शिकार नहीं हुए। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, बहन मायावती जी को जो भी चीज सम्मान मिला, या वो दलित नेता बनी या मुख्यमंत्री बनी, उसमें कांग्रेस और सपा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये तो इतिहास है, आप उसको देख लीजिए। उसमें अगर भाजपा अगर नहीं होती, मिलकर लड़े थे तभी वो ताकत। अरे और गेस्ट हाउस कांड को जिसमें उनके अवशेष को नहीं होता, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ठीक है, लेकिन महेश सर मैं आता हूं।
देवराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दलित थिंकर है। मैं मेरी बात पूरी हुई नहीं और आपने उस चीज को तो फिर आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। आप अपनी अगर बात आपकी पूरी नहीं हुई, आप जल्दी से उसको कंप्लीट करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने आज इस तरह का बयान दिया, क्या वो बयान जो बहन मायावती जी के लिए उन्होंने कोट किया कि वो उनको भाजपा डरा और धमका रही है, क्या वो अजीत जोगी के लिए ऐसे बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं ना? ये तो एक ऐसे नेता का अपमान करना है जिसके पास कुछ औकात है, जिसकी राजनीतिक औकात है। और कांग्रेस जो है जब उसकी ये बैसाखी टूटती है तो बौखलाहट में उसके नेता इस तरह के घटिया बयान देने को उतर आते हैं और वो ये कहते हैं बीजेपी धमका रही है मायावती को दागदार बताना, मायावती को गलत बताना, आपके ऊपर तो इल्जाम हर पार्टी ने, मायावती ने भी लगाया है आपके ऊपर इल्जाम कि आप मिसयूज करते हैं। ठीक है शकील साहब और महेश साहब, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। महेश साहब आपके पास आता हूँ। बयान के बाद मायावती जी सरेआम कहती है कि अब कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। मैं आता हूँ इसी बात का रिएक्शन ले लूं। देवराज जी आपके ऊपर इल्जाम लगा चुकी है, हर पार्टी ठीक है सर, देश की सारी पार्टियों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। रूल करने का डेमोक्रेटिक तरीका है ये नहीं आप पे। ठीक है शकील अंसारी साहब, ठीक है महेश सर एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। नहीं अब्बास साहब ठीक है, मैं आ रहा हूं। देवराज जी, इन सब के बीच कोर जो है वो ये नजर आ रहा है कि दलित वोट बैंक है और मायावती भी चाहती हैं कि उनका वो वोट बैंक उनके साथ मजबूती से बना रहे और रियासतों तक, सिर्फ यूपी तक ही नहीं बल्कि बाकी रियासतों में भी उनके पैर फैले। कोर में ये नजर आता है। देखिए, ये जो जहां तक वोट बैंक की बात आ रही है, मायावती जी की जो बात आ रही है, हमें ये देखना होगा कि जो वोट बैंक का आधार है कांग्रेस का और बीएसपी का जो वोट बैंक है, क्या उसका सामाजिक आधार पहले से एक ही रहा है? तो इस हालत में भी जो बीएसपी की जो पोजीशन है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है वो, और उस स्तर पर उसको इन राज्यों में 5 सीट कांग्रेस देती है, 6 सीट देती है या 10 सीट देती है, 3 राज्यों में हम बात करते हैं, तो वहां पर जो भी सीट देती है क्या उसमें कांग्रेस का वोट उसे मिलता है, वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये दूसरी बात है। और उस स्थिति में वो अपना जो पहचान है बीएसपी की, क्या वो बचा पाएगी? तो यहाँ पर बीएसपी के लिए अपने एग्जिस्टेंस की सबसे पहली जरूरत है, तो उसका अपने अस्तित्व को बचाना है। और वोट बैंक कांग्रेस के साथ जो निकला था, कांग्रेस से ही निकला हुआ वोट बैंक है वो, और फिर वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। तो ये एक मुझे बीएसपी का जो मूलभूत आधार है वो इस वजह, जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने अजीत जोगी से तालमेल किया है, कांग्रेस से नहीं किया है, तो वहां पर उन्हें सीटें भी मिली है, 35 सीटें मिली है, जहां पर उन्हें यहाँ पर 8-7 सीट देने की बात हो रही है। तो ये जो आधार है नेचुरल इनके साथ नहीं लग रहा है। इनके एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले वाले चुनावों में, क्योंकि उनको वोट नहीं मिले उन पार्टियों के, और इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए जो बीएसपी है अपना स्टैंड ले रही है, उसे ये लग रहा है कि उसे अपने अस्तित्व को बचाना है। अगर वो सभी जगह चुनाव लड़ेगी तो उसकी पोजीशन रहेगी। ठीक है, इसके लिए क्या तो यूपी में ही ठीक है। महेश सर मैं आ रहा हूं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये बात जो देवराज जी कह रहे हैं वो बहुत अहम है कि यूपी में भी जिस वक्त 2014 में जो सूरत हाल नजर आई और बीएसपी की जो कंडीशन हुई, उसको देखते हुए मायावती के सामने आज इस वक्त में यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने पार्टी का वजूद न सिर्फ बनाए रखें बल्कि इसको बढ़ाएं और उसकी तौसीक करें। शायद उसी लिए वो स्टैंड ये ले रही हैं। बात मायावती के बयानों की कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कांग्रेस पर और अजीम इत्तेहाद से किनारा किया। मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर उन्होंने ये तमाम बातें कही, लेकिन 2019 के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने गुंजाइश बाकी रखी। लेकिन इन सब के बीच जो बात उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर के कही है वो भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हम जरा इस पहलू को भी टटोलने की कोशिश करते हैं। नईम अब्बास साहब, बात दिग्विजय सिंह के बयान की हो रही है, जिस तरीके से वो कोट कर रहे हैं, डर की वजह से मायावती पीछे हट रही हैं या तमाम बातें, उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि दिग्विजय सिंह तो अभी भी अपने बात पर कायम है। देखिए, बहन जी ने इस बात को पूरी तरीके से नकारा है, ना किसी डर में ना किसी खौफ में ये गठबंधन नहीं टूटा है। मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं, 2003 में भी बहन जी ने किसी वजह से जब कुछ प्रेशर पड़ा था तो बहन जी ने कहा मैं डरने वाली नहीं हूं, घबराने वाली नहीं हूं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी भी 2018 में भी बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है,
किस वजह से दिया आप भी जानते हैं, क्योंकि जो मांगे वो मांग रही थी वो नहीं मानी जा रही थी। राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी उसको दबाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, तो बहन जी ने इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं वही बता, ठीक है, मुझे लेने दीजिए जवाब, आप प्रतिक्रिया मुझे जवाब नहीं दीजिए सर। ठीक है, नहीं शकील साहब गलत बात है, शकील साहब ठीक है सर, मुझे लेने दीजिए ना, मैं सर मुझे लेने दीजिए जवाब। ठीक है, नहीं आप एंकर हो जाएंगे तो ठीक है, डिबेट कैसे चलेगा? शकील अंसारी जी, शकील अंसारी जी बहुत कम है, आप इतने अच्छे आदमी हैं लेकिन आप शकील अंसारी जी, ठीक है, इसलिए आप राष्ट्रपति यहाँ बनिए। ठीक है, ठीक है शकील साहब और महेश जी, सर देखिए डिबेट खराब हो रही है, इसका कोई इस बात का मतलब नहीं है कि हम इस बात पर डिबेट करें कि कौन यहाँ पर एंकर और कौन नहीं है और कौन क्या कर रहा है। मुझे सवाल मैंने पूछा है, मुझे जवाब लेने दीजिए। जाहिर सी बात है, यही सुनने के लिए उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, यही अपेक्षा रखेंगे। जी ने अपने बयान में भी कहा है और मैं आपको यही बता रहा हूं कि किसी दबिश में नहीं लिया गया कोई भी ऐसा डिसीजन कि वो गठबंधन नहीं हो रहा। कुछ सीटों की जो मामला था उसकी वजह से कुछ मामला बन पाया, लेकिन जो दिग्विजय सिंह है उनका जो बयान है वो बहुत शर्मनाक है, उनको इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। एक बात आप नहीं बता रहे हैं जी, मायावती ने सीधे तौर पर यह बात भी कही कि दिग्विजय सिंह की वजह से इत्तेहाद नहीं हो पा रहा। अगर उन्होंने ये बात कोट की, अंडरलाइन की, तो इसका मतलब तो कुछ है ना। सीटों की बात अलग हो, देखिए वही तो मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने जो यहाँ पे सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी को अपनी वो दी है पूरी रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया कि हम अपने आप में सक्षम हैं और यहाँ पे हम जीत सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि मिसयूज किया जा रहा है कुछ एजेंसीज को, आप ये बताइए मुझे सीधे तौर पर। देखिए मैं इस बारे में नहीं आपको बता रहा कि मिसयूज बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं जो नहीं हो रही है। आपको आप बता दें लालू यादव जी के ऊपर क्या चीज चल रही है आज की डेट में, मतलब सबको पता है कि दिग्विजय सिंह सही कह रहे हैं आपके नेता के बारे में। मैंने अपने लिए कोई बात नहीं कोट की है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आप अभी अलीगढ़ का मसला उठाकर देख लिए, 2 लड़कों का इनकाउंटर कर दिया, उनको क्या मिसयूज हो नहीं रहा उसका मिसयूज। आपने एक तिवारी को 25 लाख रुपए का वो दे दिया और आप जो यहाँ पे अभी अलीगढ़ में जो इनकाउंटर किया उनको आप पूछ रहे हैं, 10 साल से आप बता रहे हैं 10 साल से वो लड़का जो है शकील अंसारी आप भी भेदभाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? करने की बात कह रहे हैं। नईम साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा रिपोर्ट सौंपी है दिग्विजय सिंह ने कि मिसयूज किया जा रहा है एजेंसीज को और उसकी वजह से मायावती को डराया जा रहा है। नईम साहब कह रहे हैं कि किसी डर में यह फैसला नहीं लिया गया, लेकिन क्या वाकई मिसयूज हो रहा है? कुछ एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है, मायावती को डराया जा रहा है। मायावती जी के लिए दिग्विजय सिंह का जो बात है वो पार्टी का क्या स्टैंड है ये नहीं है। बात यह है कि मिसयूज तो उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उससे पहले नहीं होता था? नहीं, कभी नहीं हुआ है। जो सरकार का तोता कहा जाता था, सीबीआई को सर बात भूल गया, कहा निकाले नहीं ना। नहीं, जिस दिन सर मुझे लेने दीजिए महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपत्ति दर्ज करेंगे, आपको तो सक्षम है, हमें बोलने का भी राइट नहीं है। यही हम कह रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। इनका राइट है कि ये हिंदुस्तान में किसी की आवाज को उठने नहीं देंगे। बुलंद तो बात की बात है, बुलंद तो ऐसा होगा 19 में आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। 2 वाली पार्टी है ना, आप याद क्यों नहीं करते हैं? आप अपना इतिहास याद कीजिए, आप 2 वाले थे, आप 2 वाले हो जाइए। ठीक है, मैं कहता हूं, लेकिन सर आप अगर बीजेपी को उसकी तारीख याद दिला रहे हैं तो आज अपना हाल भी आप देखिए ना सर। ठीक है, हम जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो अपना प्रेजेंट भी देखिए। नहीं, इनका हाल आज बहुत है, इनका पास्ट क्या रहा है ये भी तो देखिए ना। 60-70 साल का पास्ट है ना, और ये बात होनी है। आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या, ये भी देखना पड़ेगा। देश की एक सेकंड मेरी बात पूरी। इस देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इस सरकार के ऊपर इल्जाम वक्तन फवक्तन लगाया है कि ये मिसयूज करते हैं, और मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि ये मिसयूज करते हैं। यहां डेमोक्रेसी खतरे में। महेश साहब, डेमोक्रेसी खतरे पे है और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी बात सामने आती है। मायावती ने आपको याद होगा कि राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, किस तरह की बातें उन्होंने कही थी, और तमाम बातें बार बार वक्त पर निकल करके सामने आती हैं अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से। एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, ईडी, एनआईए, सीआईडी, सीबीआई, सबकी बातें की जाती है। सऊद साहब, इस देश में ईडी और सीबीआई के मिसयूज की जो बात जिनके मुंह से कही जा रही है वो शोभा नहीं देती है,
चूंकि हमारे साथ जो ये बसपा और सपा के लोग हैं, ये कांग्रेस का विरोध करके ये पार्टियां बनी और इस देश में इमरजेंसी एक साक्षात जो है ना ऐतिहासिक रूप से इतना बड़ा घटना है जिसको कोई भी याद करके सिहर जाता है कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने करी थी और 82 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन बिना कारण से लगाया गया, उसका सबसे ज्यादा किसी ने दुरुपयोग किया तो कांग्रेस ने किया। तो इनके मुंह से ये बात सुनने के बाद मुझे तो ये लगता है कि जो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। एक बात, दूसरी बात, हमारे बसपा प्रवक्ता की जो बात थी, इस बात का भी जवाब दे दीजिए। नहीं, हम बसपा प्रवक्ता मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, कांग्रेस के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, समझ में आता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पार्टी विद द डिफरेंस और चाल चरित्र और चेहरे की बात करके जब आप कैसी बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, भी वही काम करेंगे। आज जितनी मजम्मत बहन मायावती जी ने जितनी आहत होके सुनिए नहीं किया कि आप आहत होके सुनिए, मैं मानूं कि आप मिसयूज कर रहे हैं। नहीं साहब, जितनी ये दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति के कहने से और उससे आहत, वो तो किसी आदमी को हर्ट करने के लिए, वो अजीत जोगी को क्यों नहीं बोले? हाँ, हिम्मत तो अजीत जोगी को बोल के दिखाए, वो कांग्रेसी है, वो इनका लूप होल जानता है, वो इनके घोटाले को, उनका मायावती जी पे हमले करने के लिए एक दलित नेता है, उसको कह रहे दागदार है, भ्रष्टाचारी है, इसलिए ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर सीबीआई गठबंधन से रोक रही है। ये बात कहने की हिम्मत अगर है तो दिग्विजय सिंह अजीत सिंह को कहने, अजीत जोगी को कहें, जिसके साथ गठबंधन हुआ है उसको क्यों नहीं बोला? और यहाँ ये बसपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, मैं इस पॉइंट पर जवाब दे लेता हूं। शर्म आनी चाहिए। मैं इस पॉइंट पर जवाब दे लेता हूं। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? एक घंटे के लिए आप उनके प्रोटेक्टर बने, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, किसी के लिए एक हफ्ता पहले आपके लिए किया है वो बताइए ना। हमने कब कहा नहीं, आप प्रवक्ता मायावती जी के भ्रष्टाचारी होने का नहीं ना, हमने कब कहा? हमारे किस नेता ने कहा? देश के अंदर दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है, हमारे किस नेता ने कहा के राज में अत्याचार बढ़ा है? दागी है, भ्रष्टाचारी है, करिएगा आप अगर यही है तो सपा बताए इस बात को कि वो एक भ्रष्टाचारी और दागी नेता के साथ गठबंधन कैसे करेगी? जो दलित समाज की नेता है और दलित समाज का पार्टनर कांग्रेस है, कैसे करेगी? सपा के साथ कैसे करेगी? ये बात बताना चाहिए भाटी साहब को। भाटी साहब आपको आज बताना पड़ेगा। शकील साहब, शकील साहब और महेश साहब, बहुत फुटेज मिल गई सर आप दोनों को बहुत फुटेज मिल गई सर। मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप एजेंसीज का मिसयूज करते हैं या नहीं करते हैं। तमाम बातें मैं बता रहा हूं ना, तमाम बातें आपने कही, अगर यही बात होती, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इतना वक्त नहीं दे सकता सर, बाकी मेहमान भी मेरे साथ है, मैं आपके पास आता हूं, अगर आप सवाल का जवाब सीधा नहीं देंगे तो मुझे आगे बढ़ना होगा। इतना वक्त नहीं दे सकता सर, इतना वक्त नहीं दे सकता सर, मैं इतना वक्त नहीं दे सकता। बड़ा नेता, दिग्गज नेता सर, इन्हीं मायावती ने खंडन करें। महेश साहब सिंह ने जो आप अभी मायावती जी की पैरोकारी कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मिसयूज की बात मायावती ने की है। साहब इनको बोलिए कि एक दिग्विजय सिंह का निंदा करें। आप मत कीजिए, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं, महेश साहब मुद्दे को भटकाइए नहीं। अजीत जोगी को निशाना साधेंगे या नहीं साधेंगे वो आपका एजेंडा हो सकता है। शकील साहब निंदा कीजिए, अभी कीजिए, आप कीजिए। दलितों के साथ अत्याचार सर मुझे आवाज डाउन करना पड़ेगा सर, आपके पास जब मैं आऊं तब आप बोलिए। इनका चेहरा चाल चरित्र देखिए, अभी एक दलित नेता को अपमान करते फिर रहे थे। आज जब मैंने अभी बोला कि माफी मांगो इस बात के लिए, कहिए कि दिग्विजय सिंह का यह पर्सनल बयान है, कहिए कि यह दिग्विजय कांग्रेस का बयान नहीं है, कहिए कि ये मायावती को अपमानित करने का ये ठीक है कहिए ना, कहिए महेश साहब ठीक है, शकील साहब ठीक है प्लीज कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बात डिरेल हो रही है, कोई मतलब नहीं हो रहा है। नईम साहब, क्या वाकई मायावती दलित तबके की नुमाइंदगी करती हैं, इस वजह से उन पर हमला किया जा रहा है? देखिए इसी तरीके की बात, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि महेश जी इतना अग्रेसिव हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारी पार्टी की लाइन रख के बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं महेश जी,
बीजेपी अगली 19 में सत्ता में नहीं आने वाली, और हम जो मेरे सवाल का जवाब दे दिए नहीं साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दिए। मैं साहब ठीक है, मैं साहब आता हूँ। आपका वोट नहीं मिलेगा इसलिए नहीं आएगी क्या? क्या बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि आप बीजेपी की लाइन रख रहे हैं या बीएसपी की लाइन रख रहे हैं? आप बताइए ना, मुझे समझ आप नहीं आ रहा। कांग्रेस में जाना चाहते हैं या बीएसपी में रहना चाहते हैं? आप अपने नेता को, आपके नेता को कोई गाली दे रहा है और चुप करके आप ये कह रहे हैं यार हम अपनी तरफ से बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? दिग्विजय सिंह आप कैसे नहीं कह रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे कि दिग्विजय सिंह, आप क्यों नहीं कह रहे कि दिग्विजय सिंह का नेता होना चाहिए? अभी देखिए राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, ठीक है महेश साहब, महेश साहब ठीक है, आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो बोला गलत है? ठीक है नईम साहब, नईम साहब ठीक है, नईम साहब और महेश साहब ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा सर, ठीक है मैं आप दोनों के पास आऊंगा। महेश साहब, महेश साहब, महेश साहब ठीक है, महेश साहब ठीक है, नईम साहब एक सेकंड, नईम साहब ठीक है, एक मिनट, राजकुमार भाटी जी आप, महेश साहब ठीक है ना सर, ठीक है ना सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा जब आप बोलिएगा। राजकुमार भाटी जी आप अजीम इत्तेहाद की तारीख बता रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी के स्टैंड को देखें तो वो भी तो साफ नजर आ रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मध्य प्रदेश में आप जाकर इत्तेहाद कर लेते हैं। आपका भी क्या जाती मफाद आपकी पार्टी का है कि आप वहां पर कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते? देखिए, दो लड़कों की बात यूपी में नजर आ रही थी लेकिन मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती। मैंने पहले वक्तव्य में भी आपसे कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, अभी जो भी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं विधानसभा चुनाव को दृष्टिगोचर रखते हुए कर रही हैं। ये चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, अलग सिनेरियो में लड़ा जाता है, लोकसभा चुनाव अलग सिनेरियो में होगा, पहली बात। दूसरी बात, महेश जी ने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि ये सपा बसपा कांग्रेस विरोधी संघर्ष में बनी, कांग्रेस विरोधी राजनीति में बनी। हकीकत है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस विरोधी राजनीति में नहीं बनी, सत्ता विरोधी राजनीति में बनी। सत्ता के मद, सत्ता के अहंकार। मैं ठीक है, मैं उनकी बात आ जाए, मैं आ रहा हूं सर। ऐसा गलत बोलना बंद करिए। ठीक है महेश जी, आप सबको टोकेंगे, ये कोई आपने ठेका ले रखा? ठीक है महेश जी, मैं आऊंगा सर। मैं सर मुझे आपको ही रोकना पड़ रहा है, बात कहना है। शकील साहब भी बहुत ज्यादा, मैंने कितनी देर इंतजार किया आपका जवाब देने के लिए? मत बोले। ठीक है, मैंने आपकी बात का जवाब देने के लिए इंतजार किया, बाकी सब गलत बोल। जब आपका नंबर आया मेरी बात का जवाब देने। चलिए ठीक है सर, माफी चाहूंगा। ये पार्टियां बनी सत्ता के अहंकार, सत्ता की तानाशाही, सत्ता के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो अत्याचार कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उससे ज्यादा अत्याचार कर रही है। जो तोता था नहीं तो सर, जब अजीम जो तोता था वो कौवा बन गया है। तोता किसी को काटता नहीं है, ना तोता किसी को बुरा लगता। तोते को लोग प्यार से पालते हैं, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, घर पे बैठाना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, वो तोता आज कौवा बन चुका है, लेकिन और सबको चौंच मार रहा है। लेकिन मायावती ने, करने के लिए ठीक है, मायावती जी होगी, ठीक है, मायावती जी ने जो इत्तेहाद तोड़ा, मैं आ रहा हूं, इत्तेहाद को ना करने की जो बात कही है और दिग्विजय सिंह को लेकर के जो अंडरलाइन किया, महेश जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अजीत जोगी को निशाना क्यों नहीं बना रहे, मायावती को क्यों बना रहे? क्योंकि वो दलित तबके की नुमाइंदगी करती है। इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? क्या इसमें कुछ दम है आपकी नजर में? मैं 10 सेकंड में एक छोटी सी बात बता दूं। महेश जी की बात से वो निकलता था, एक चाचा भतीजा जंगल में जा रहे थे, डकैत मिल गए, उन्होंने भतीजे की पिटाई की और उसे लूट लिया और चल दिए। तो चाचा मुस्कुराने लगा। भतीजे ने सोचा चाचा तो गांव में जाके तेरा मजाक उड़ाएगा, तो भतीजा चिल्ला के बोला, ओए मुझे तो पीट दिया, अगर मेरे चाचा को पीट दिया तब देखूंगा। वो वापिस आए और चाचा की पिटाई कर दी। तो ये तो ऐसा कर रहे हैं कि मायावती को तो कह दिया, जोगी को और कह के दिखाओ। मतलब ये कोई अर्थ, ये कोई राजनीति, इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब क्यों कहें जोगी के लिए? और जोगी भी दलित समाज से आते हैं, बहन जी भी दलित समाज से आती हैं। ये बात भूल जाते हैं ना, ये बात भूल जाते हैं। अरे वो पूरा देश जानता है कि आपको क्या राइट दे दिया मोदी सरकार। देवराज जी ठीक है सर, मैं आप सभी चारों पार्टी के नुमाइंदगान के पास आऊंगा, लेकिन देवराज जी देखिए, इन सब जो तमाम बातचीत हो रही है, इन सब के कोर में दलित राजनीति, दलित वोट बैंक, दलित सियासत की बात हो रही है। क्या वाकई ऐसा है कि मायावती दलित तबके की नुमाइंदगी करती है इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? क्या अजीत जोगी दलित तबके से नहीं आते हैं? क्या महेश साहब ये भूल जाते हैं? देखिए, ये बात सही है कि मायावती जी को जो दलित वोट बैंक मिला, एक आधार है उनका दलितों में, उसका उस नाते मायावती जी को दलितों का लीडर कहा जाता है। लेकिन जो स्थिति है दलितों की, मायावती जी की जो सरकार रही वो केवल यूपी में रही, और इस स्थिति में यूपी में जो मायावती का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक अदर राज्यों की बात है तो वहां का जो वोट परसेंटेज है, अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें 2014 का, उसमें 4.5% वोट
मिला बीएसपी को पूरा ऑल ओवर इंडिया। जी, तो वो मैं बता रहा हूं कि इस स्थिति में बहन जी जो दलित है, अभी दलित एकजुट पूरी तरह से नहीं है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें तो उसमें मायावती जी अब कोशिश में लग रही हैं कि अलग अलग, अगर ये चुनाव नहीं लड़ती हैं, अगर ये इसके साथ अलायंस करती, रीजनल पार्टियों से करेंगी, जैसे कर्नाटक में उन्होंने अलायंस किया जो दूसरी पार्टी जनता दल सेकुलर से किया, और उसी तरह से गुजरात में भी कोई समझौता नहीं किया कांग्रेस से। तो ये उनका ये लगता है, उन्हें डर ये रहता है कि जो वोट बैंक मैंने निकाला है, कांग्रेस से निकाला है, वही वोट बैंक फिर उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है। ठीक है सर, लेकिन इसके बीच में एक बात और भी समझना चाहता हूं कि इन सब के बीच एक बात और नजर आती है कि मायावती अपनी तरफ से तमाम बातें तो कहती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर दलित वोट बैंक कितना है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा, हम ये देखते हैं। एक बात इस पर जवाब चाहूंगा, साथ ही सर मैं ये भी जवाब चाहूंगा कि अभी देखिए बात हो रही कि दलितों पर किस तरीके से तशद्दुद होता है या फिर उन पर जुल्म हो रहा है, SC/ST तबके को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्या मौजूदा गवर्नमेंट उसमें ज्यादा नजर आती है या पीछे के वक्त में ज्यादा नजर आता है, या फिर हर दौर इख्तिदार में दलितों को हमेशा से ही कुचला गया है? देखिए, मैं ये बात फिर कहूंगा कि दलितों के साथ हमेशा से ही दोगला व्यवहार किया गया है। उनके जो बैकलॉग थे, रिजर्वेशन में जो सीटें थी वो कभी नहीं भरी गई। उनके साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, आप बाद में पहले मुझे बोलने दीजिए। आपको स्पेशल प्लान करके भरा गया है, पहले सुन लीजिए ना, पहले बाद में शकील साहब आ रहा है। ठीक है सर, वो सियासी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है सर, बात पूरी आ जाए फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ ना, बाद में बोलना। तो जो भी रिजर्वेशन उन्हें नहीं मिला, विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, उन विकास की योजनाओं का सारा पैसा डाइवर्ट किया, उनका मिसयूज किया। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, 2012-13 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 81,000 करोड़ रुपए दिए थे SC के विकास के लिए राज्य सरकारों को, और उन पैसों में से 64,000 करोड़ रुपए कुछ खर्च किए थे राज्य सरकारों ने, और SC पर जो खर्च हुआ, केवल SC पर, उसमें से राज्य सरकारों ने 1910 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी आप ये देख लीजिए कि दलितों का विकास कहां से होगा। उस पैसे को डाइवर्ट किया गया और मदों में लगाया गया, रोड बनाए गए, ब्रिज बनाए गए, और कॉमनवेल्थ के लिए बनाए गए, इस तरह से प्रोग्राम किए गए। तो दलितों का विकास कोई सरकार नहीं चाहिए। तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट दलितों को लेकर के संजीदा नजर आती है? क्या उसके दौर इख्तिदार में किसी तरह का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, क्या कोई तशद्दुद नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। हर दलितों के साथ कोई ये थोड़ी कि सरकार ने गारंटी दे दी है, इस सरकार ने बैकलॉग भर दिए, इस सरकार ने सारी चीजें दे दी हैं, ये कुछ ये नहीं है। तो मैं ये बात कह रहा हूं, दलितों के नाम पर केवल पॉलिटिक्स की जाती है, आरक्षण के नाम पर पॉलिटिक्स की जाती है। आरक्षण में आज बच के आ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी चल रही है कि वोटों को लेने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें। निवेदन है आपसे, ठीक है, लेकिन निवेदन है आपसे कि दलित मैं मान लिया कि जो दलित नेता है, दलित चिंतक है, दलित लोग हैं, वो दलित के बारे में सोचते हैं, वो करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या जो सरकार अगर दलितों के लिए या SC/ST एक्ट में को लेकर सुप्रीम कोर्ट से टकराव की बात हो, या बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर तीर्थधाम की बात हो, या एक पूरी तरह से हम दलित को लेकर एक समग्र उनके विकास के लिए राशि देना, आवंटित करना, उनके योजना चलाना, क्या ये सब गलत बात है? ठीक है, इस पर जवाब देते हैं। ये एक पहलू सरकार का नजर आता है। देवराज जी सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। ये बहुत अहम पहलू नजर आता है कि एक मुनज्जम तौर पर मौजूदा गवर्नमेंट ये बात कहती भी है और करती दिखाई देती है, दलितों के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उस पर इल्जामात भी लग रहे हैं कि उसी के दौर इख्तिदार में बहुत ज्यादा दलितों पर तशद्दुद हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा अंडरलाइन करें कि क्या सिचुएशन है। देखिए, ये सिचुएशन अभी क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 डिसीजन दिए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन था, जिसमें एक तो रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, रोस्टर वाला मुद्दा था, एक रिजर्वेशन से ही आता है, दूसरा मुद्दा ST/SC वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उसी तरह का मुद्दा एक और था। तो उसमें जुडिशरी का जो आया था डिसीजन, उसमें दलितों में आंदोलन किया था, और उसमें दलितों को जो BSP ने जो BJP का जो स्टैंड आया, सर थोड़ा शॉर्ट में, जी, तो उसको उसमें फिर दोबारा उसको एज इट इज बना दिया गया। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ
कि तो मतलब कुछ अच्छा काम नहीं किया, उसको एज इट इज ही कर दिया गया। ठीक है, जो मांग थी दलितों को वो चाह रहे थे वो मिल गया। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, वो क्लियर ही तो कर रहे हैं भारत बंद सर। ठीक है सर, लेकिन आपकी बात और क्लियर लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सम्मान मिला, जिस तरह से उनको जो स्थान मिले, बीजेपी ने इसमें कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी को ये करना है कि पॉलिसीज उनके शिक्षा जो स्टूडेंट है रोजगार के लिए रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। ये जो है, जो दिया हुआ कानून है, कांग्रेस राज ने सब कानून दिए थे, जिस पर आज इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आप बोलिएगा, आपके पास आ रहा हूं, पहले ये बोल लेना। पार्टी ने रिजर्वेशन दिया, मुझे लास्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट, आप नहीं, आप कानून, सारे कानून बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने बनाए। कानून बनाने से नहीं हो रहा है भाई, आप एक मिनट, आप बात सुनिए। लागू जितना हुआ ज्यादा हो गया लागू, कह दीजिए आज की रात में। अरे भाई एक मिनट, 1929 में बन गया था। नहीं 1979 में बना ठीक है सर, इस पूरे पॉइंट को यहीं ब्रेक कर रहा हूं। अभी हमें बोलने नहीं देंगे, आप ये थोड़ी ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं, एक गलत बयान किया है, बताना जरूरी है। आरक्षण के विरोध में डेली दलितों को, लोगों को डराते हैं, और इसी वजह से यूपी में बिहार की सरकार ने चीफ ने किस तरह से आरक्षण पर हमेशा और इस तरह से जिस तरह से आंदोलन ये करते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश तो मेरी ये भी थी कि एक बार फिर से इस पॉइंट के बाद दोबारा से कम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इत्तेहाद को लेकर के बात कही गई है, कितना नुकसान पहुंचाएगा बीएसपी का यह स्टैंड, इस पर भी हम जरा और डिटेल में बात कर पाते, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन कम से कम इतना तो तय है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में इसका फायदा जरूर मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दलितों का ही जो वोट बैंक है वो आपस में बटेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखना होगा तस्वीर फाइनल क्या निकल करके सामने आती है। स्पेशल अलर्ट 4 में आज के लिए बस इतना ही।